बिहार का ये चुनावी साल है और आप सभी जानते हैं कि चुनाव की तैयारियां बिहार की जो दो मुख्य विरोधी दल हैं वो तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ जहां जदयू पूरी तैयारी में लग गई है, वहीं आरजेडी भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन इन दोनों के बीच जो मुख्य दावेदारी है कि मुख्यमंत्री किसका होगा, इन सब में जहां सभी सपोर्टिव के तौर पर उनका साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के, और दूसरी तरफ तेजस्वी खेमा पूरी तरह से अनाउंस कर चुका है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई साथ आए या ना आए। लेकिन इन सब के बीच जो नई नई पार्टियां हैं और कई तरह की तैयारियां जो हो रही हैं, वो एक बड़ा कारण बनता जा रहा है इन दोनों के ऊपर विशेष दबाव और चिंता का। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक जिस तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर कहे जाने वाले अमित शाह 7 तारीख को वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपनी उपलब्धियों और प्रधानमंत्री के कार्यों की समीक्षा करेंगे, लोगों को, बिहार के लोगों को बताएंगे। वहीं तेजस्वी यादव भी लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और अलग अलग कोण पर नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह के चुनाव में चर्चाएं देखने को मिली और जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल के विरुद्ध अपनी चुनावी रणनीति तैयार की थी, अब केजरीवाल की टीम भी बिहार में अपना पैर जमाने के लिए अलग अलग तरह से कवायद शुरू कर चुकी है। इसी कवायद में लगातार बिहार के लोगों को वापस भेजने को लेकर के, बिहार सरकार के रेल किराया लेने को लेकर के और अन्य कई मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरने वाले केजरीवाल के बहुत ही करीबी कहे जाने वाले संजय सिंह ने एक अलग तरह का चर्चा छेड़ दिया है। और चर्चा है कि उन्होंने अपने सांसद निधि से प्लेन से लेकर के मजदूरों को बिहार पहुंचे, चार्टर्ड प्लेन लेकर के, और ये खबर जबरदस्त ढंग से अब बिहार की राजनीति में फैलने लगी है और इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह ने भले ही जो कुछ भी किया हो, पर जिस तरह से दिल्ली में रह रहे प्रवासियों ने ये कहा कि दिल्ली की सरकार ने उन्हें 60 दिनों तक खाने तक का इंतजाम नहीं किया। हालांकि सरकार के दावे थे, बिहार सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी दावे थे, केंद्र सरकार ने भी दावे किए थे कि वो लगातार लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। पर जो प्रवासी कह रहे हैं उन बातों को आप कैसे भरोसा में नहीं लीजिएगा, नहीं मानिएगा। अब इन सब के बीच जिस तरह की चुनावी रणनीति तैयार हो रही है, उसमें जितना चार्टर प्लेन में खर्च किया गया, अगर उतने पैसे से इन लोगों के रोजगार के सृजन कर दिया जाता तो एक बेहतर रास्ता हो सकता था। पर चुनाव है भाई, चुनाव में सब कुछ होगा। देखिए संजय सिंह किस तरह से अपना ही पीठ ठोक रहे हैं कि उन्होंने बिहार सरकार को एक सबक दिया है। कितना बड़ा सबक है नीतीश कुमार के लिए, या फिर आने वाले चुनाव में कितना ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, ये तो बाद में पता चलेगा। पर सुनिए कि संजय सिंह क्या कह रहे हैं। संजय जी सामने, संजय जी, अरे रुकिए ना, संजय जी आज दिल्ली से पटना तमाम प्रवासी मजदूर साथियों के साथ मैं पहुंचा हूं और इसमें जो सांसदों को 34 फ्लाइट साल भर में मिलती है उसका उपयोग मैंने किया है। एक सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट की यात्रा करने का प्रावधान है और वो अपने साथ किसी को भी यात्रा साथ में करा सकते हैं। तो मैंने एक पहल की, एक शुरुआत की कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की है। सबसे ज़्यादा मुसीबत में, सबसे ज़्यादा परेशानी में इस वक्त वो लोग हैं और इसलिए ये प्रयास मैंने आज किया। इसके बाद बहुत सारे और लोग भी सहयोग में आगे आए और कल फिर एक चार्टर प्लेन से 180 प्रवासी मजदूर फिर से पटना बिहार आएंगे। ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। क्या होगी? शाम की फ्लाइट है उनकी दिल्ली से, तो मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों के मजदूरों को जिस तरह की कठिनाई का सामना
इस लॉकडाउन के दौरान करना पड़ा वो बहुत ही हृदय विदारक है, पीड़ादायक है और कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम नहीं भूल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन का वो दृश्य जहाँ पे एक माँ स्टेशन पे उसकी जान जा चुकी थी और उसका बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी के उसके सर के ऊपर से चादर हटा रहा था। हम नहीं भूल सकते कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई। हम नहीं भूल सकते कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गईं। हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे समाज के गरीब तबके के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा एक सबक सिखाने की कोशिश की गई पूरे देश में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। रेल की पटरियों पे प्रवासी मजदूर की जान गई, औरैया में 24 मजदूरों की जान गई, सागर में 6 मजदूरों की जान गई, मुजफ्फरनगर में 5 मजदूरों की जान गई। चलते चलते मजदूर मर गया, पाँव के छाले पड़ गए उसके। 13 साल की बच्ची अपने पिता को 1300 किलोमीटर साइकिल से लेके आती है। और सबसे ज़्यादा जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो ये है कि इन श्रमिकों को पहुंचाने में महीनों लग गए, जबकि रेलवे की जो क्षमता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं किया गया। महीनों तक इनको दौड़ाया गया, महीनों तक इनको चक्कर लगवाए गए। 110 ट्रेन प्रतिदिन के एवरेज से रेलवे ने, केंद्र सरकार ने चलाया 110 ट्रेन, जबकि उसके पास 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता है। और दलील क्या दी गई? 2 दिन की जगह 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है, पटना की जगह पुरलिया पहुंच जा रही है, गाजियाबाद की जगह, बस्ती की जगह गाजियाबाद पहुंच जा रही है, गोरखपुर की जगह उड़ीसा पहुंच जा रही है। और कहा जा रहा है रेलवे ट्रैक बिजी है। जब 19,000 ट्रेनें चलती हैं तो रेलवे ट्रैक बिजी नहीं होता। जब 110 ट्रेनें चल रही हैं हिंदुस्तान की रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे का ट्रैक बिजी है। ये तर्क किसको समझ में आएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जाहिर होती है कि ठीक है, तुम लोगों ने अगर ज्यादा आवाज उठाई है तो तुमको सबक सिखाएंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।